तो एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आ गए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसके पहले हमने क्या देखा है, सारी बेसिक चीज़ें हमने देख ली। करंट के बारे में डिस्कस किया था और इसके तमाम रिलेशन बताए थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखा था, करंट डेंसिटी देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट याद कर लो कि हमने जब बात की थी किसी कंडक्टर की, तो उस कंडक्टर में मैंने बताया थे कि जैसे आप इसको क्या करते हो, बैटरी से जोड़ते हो इस कंडक्टर को, तो होता क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के चलते इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है ना, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट याद करिए कि जब भी हम कंडक्टर्स की बात करते थे तो हमने बताया था ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, इसमें पॉजिटिव आयंस हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं। जैसे फील्ड डेवलप होगी ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये होता क्या है, बताया था आपको कि बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये जो आयंस है ना, आयंस हैं और जो और भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करते हैं, इसमें कुछ रुकावट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के बाद क्या देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में चल करके आयन से टकराते रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते थे। इस तरह से क्या होता है, एक अपोजिशन ऑफर्ड होता है, एक इनको क्या करता है, एक अपोजिशन ऑफर्ड होता है। और यही जो अपोजिशन ऑफर्ड हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यही क्या कहलाता है, ये सर्किट में या उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, यानी ये जो आयंस थे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स थे, आप ये टकरा रहे थे ना, ये बीच में आपको ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया कि रेजिस्टेंस कहाँ से ऑफर होता है। तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो ना कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप और भी इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इसको समझा सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो किसका रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, ये रेशियो है किसका, वोल्टेज और करंट का। यानी इसके क्रॉस वोल्टेज और बहने वाली करंट, इनका रेशियो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अभी तो बेसिक चीज़ देख रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, अभी इसका हम लोग इसका डेरिवेशन भी आगे देखेंगे। तो यहाँ सबको पता ही, छोटे क्लास में पढ़े भी हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है वो भी भाई आई हो गया। और ये आपका यूनिट देखा जाए तो ये क्या होगा, ये इसका यूनिट वोल्ट हो गया और ये वोल्ट पर एम्पियर, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओम। ठीक है, ये कहलाता है ओम और ये हमारा हो गया ओम का सिंबल। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ये ओम हो गया और ये इसका सिंबल हो गया। साथ में इसका हम डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, इस रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये वोल्ट पर एम्पियर है ना, ये वोल्ट पर एम्पियर हो गया। वोल्ट को जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम अपॉन ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। डायमेंशन लिखते हैं जूल का क्या होगा, वर्क होगा, दैट इज ml² T⁻⁻² हो जाएगा। कूलाम का यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, कूलाम का 80 हो जाएगा और ए का फिर से ये A हो जाएगा। सबको एक साथ अरेंज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हो गया m, ठीक है, ये L² T⁻⁻² और ये -1 दैट इज T⁻³ हो जाएगा और A के पावर देखो क्या होगा, A के पावर -2। तो ये हमारा हो गया किसका, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। किसके लिए, ये रेजिस्टेंस का हमने डायमेंशन फार्मूला देख लिया कि हमारे रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें बेसिक हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला क्या है और हमने इसका यूनिट भी हमने देख लिया। अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिस तरह हमने बात किया, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, कंडक्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो बेसिक देखो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को लिखते हैं G से
और ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का जस्ट रिसिप्रोकल होता है, यानी 1/r, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/r। इस तरह से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम। ठीक है, इसका डायमेंशन निकालना चाहते हो जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ये आपका क्या होगा m-1 L पे पावर -2 T के पावर +3 A के पावर +2, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हो गया, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसको किससे लिखते हैं, तो इसको कैपिटल G से लिखा जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल G से लिखते हैं इसको हम लोग। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है ये। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी बेसिक वही चीज़ है, लेकिन इसको ज़रा देखा जाए क्या कहता है। ओम्स लॉ, इसको छोटे क्लास में भी आप पढ़े हैं, लेकिन इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये ओम्स लॉ का ये कहना है कि मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये बात करता है कंडक्टर की, तो कहता है कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनकी फिजिकल कंडीशन को चेंज ना किया जाए। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करने का मतलब कि इसको ना तो हम मेनली इसको क्या है, इसको गर्म करने से, ठीक है, इसको गर्म ना किया जाए, इसको स्ट्रेच ना किया जाए, इसको कंप्रेस ना किया जाए, यानी फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें, तो क्या होता है इसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक, तो इसके फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करो, या तो इसको आप क्या करिए, इसको आप गर्म मत करिए, ठीक है, इसके लेंथ को आप बढ़ाइए नहीं, इसके लेंथ को ना बढ़ाइए, या तो ना तो इसको कंप्रेस करिए। तो क्या कहता है, इसमें वोल्टेज और जो करंट का रेशियो, यानी वोल्टेज यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज और बहने वाली करंट का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही कांस्टेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कहता है कि किसी भी कंडक्टर्स के फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचें, इसके लिए ग्राफ बनाएं, तो यहाँ हम ये पाएंगे कि इसका जो ग्राफ यानी रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ इसका बन करके आएगा वोल्टेज और करंट का, वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। देखो ये वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए क्या कहता है, इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में डेराइव भी करेंगे। ठीक है, और ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। हमने कहा इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे वोल्टेज, इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम भी बना करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे इसका हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट हमारी क्या हो गई, बढ़ती जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। और इससे क्या मिलेगा, एक बार चेक करते हैं कि इस ग्राफ से, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमें क्या देगा। तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा का मतलब ये आप क्या कर लो, इसको tan थीटा ले सकते हो, और ये आपको इसको कह सकते हो क्या, स्लोप। ठीक है, ये आपका tan थीटा लेना है। कैसे स्लोप निकलेगा, स्लोप हमारा निकलेगा tan थीटा से निकलेगा। tan थीटा हो गया देखो नॉर्मल अपॉन बेस, दैट इज ये क्या हो गया, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ठीक है, यानी जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या है, ये हो जाएगा आपका I अपॉन V, और I अपॉन V नहीं बल्कि इसको हम लिखेंगे ऐसे V अपॉन I, और V अपॉन I क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ये जो स्लोप होगा क्या होगा, दैट इज द 1 अपॉन, देखो ये हो गया R, V अपॉन I क्या होगा, ये हमारा R हो गया। ठीक है, यानी स्लोप, ठीक है, यानी 1 अपॉन R, ये स्लोप क्या देगा, 1 अपॉन R। ऐसे निकाल सकते हो कि स्लोप से क्या मिलेगा, 1 अपॉन R का मतलब ये रेजिस्टेंस का उल्टा, और ये क्या मिल जाएगा, ये हमको कंडक्टेंस मिल जाएगा। इस तरह से वोल्टेज और करंट का जो रेशियो, जो इसका स्लोप होता है क्या है, ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स मिलता है। या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ये 1 अपॉन स्लोप से फाइंड करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा एक
यहाँ भी हमने देखा कि ग्राफ है, बट कभी कभी आपको कुछ इस तरह से ग्राफ में मिल सकते हैं, इसका जस्ट ये चेंज कर देगा, नेचर चेंज कर देगा, करंट होगा और ये वोल्टेज होएगा, इसका स्लोप भी स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इसके लिए आप ग्राफ बनाना चाहो, इसका स्लोप बनाना चाहो, ठीक है ना, इसका स्लोप निकालना चाहो, तो ये देखो स्लोप क्या देगा, ये हो गया V/I, ठीक है ना, यहाँ करंट एक्सिस है और यहाँ वोल्टेज एक्सिस है, तो ये स्लोप क्या देगा, ये स्लोप देगा, ये देखिए ΔV/ΔI, या आप लिख सकते हो V/I, और ये क्या है, यही तो हमारा रेजिस्टेंस है। यानी हमें ध्यान देना है कि अगर वोल्टेज और ये करंट एक्सिस इस तरह से है, यानी करंट एक्सिस यहाँ पे है और ये वोल्टेज एक्सिस है, ऐसे केस में जो स्लोप होगा इट गिव्स द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या देगा, इट गिव्स द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्या है, ये हमारा ओम्स लॉ है बेसिक। तो ये फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारा ये I है और V है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने स्लोप निकाला था, इसके लिए हमने स्लोप निकाला था, तो ये स्लोप से क्या मिला था, तो ये हमें रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। इसका हमने जो स्लोप निकाला था, इस स्लोप से क्या मिला था, इससे हमें रेजिस्टेंस मिला था। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर इसमें हम एक ही रेजिस्टेंस के दो अलग अलग टेम्परेचर पे इस ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है ना, देखो ये स्लोप से क्या मिला था, ये स्लोप जो हमारा था, ये आप इसको tan थीटा किया था आपने ना, tan थीटा किया था, tan थीटा आपका नॉर्मल अपॉन बेस हो जाएगा, और ये आपका ΔV और ये ΔI, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्लोप देगा, और ये स्लोप क्या देगा, इट गिव्स द रेजिस्टेंस। ध्यान देना है ये रेजिस्टेंस कब होगा, जब ये I और ये V, यानी एक्स एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज हो। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि मान लो हम एक ही रेजिस्टेंस के दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये फिर से ये करंट एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है, इस पे हमारे पास दो स्लोप आ रहे हैं, ठीक है ना। एक का टेम्परेचर क्या है, इसको T1 मान लेते हैं, और इसका टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। ये θ1 है, ये आपका θ2 है, ये θ1 इसको कर लो, और ये आपका θ2 है, ठीक। तो स्लोप देखो क्या, स्लोप गिव द रेजिस्टेंस। तो अगर देखो ध्यान से, ये T1 यानी ये इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो गया, एंड tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ R1 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R2, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं जिसमें आपको बताना रहेगा कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप देखो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे T1 का स्लोप क्या है, ज़्यादा है किससे, T2 से, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो R1 क्या होगा, R2 से ज़्यादा होगा। अब इसमें ऐसे ग्राफ जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ऐसे जो ग्राफ आते हैं ये हमारे ग्राफ को कहते हैं ओमिक, ये ओमिक ग्राफ बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ओमिक ग्राफ, ठीक है, ओमिक ग्राफ। बट ऐसे जिनको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे हम मान लो डायोड बॉल की बात करते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन की बात करते हैं, ऐसे ग्राफ, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ और भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जिस तरह से और भी हमारे पास ये ग्राफ क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक, ठीक है। यानी जिनके वेरिएशन करंट वोल्टेज के क्या होंगे, अगर इनके वेरिएशन वोल्टेज और करंट देखो क्या स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे वोल्टेज करंट का वेरिएशन इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दीज आर द, ये जो ग्राफ है ये कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिक हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस कैसे ऑफर होता है और कुछ कैसे रेजिस्टेंस को, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि R=V/I है। बट अभी हम क्या करेंगे, जब हम उस कंडक्टर के अंदर चलेंगे तो कैसे उसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको यूज़ करके यहाँ दिखाएंगे कि हाँ V/I क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आता है कब, अगर उस कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे ये V/I का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ओम्स लॉ को डिराइव करने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा है, ये कांस्टेंट है, ये हमको आपको शो करके दिखाते हैं, ठीक है।
तो देखो कुछ चीज़ें तो आपको पहले भी डिस्कस किया गया था, उन्हीं चीज़ों को फिर से दोबारा समझना है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्या करो आप किसी सेल से जोड़ दो, ठीक है ना। सेल के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने इसको पोटेंशियल दिया, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये चलेंगे, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ फिर देख लो कि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारा L हो गया, ये पोटेंशियल हमने यहाँ V दे रखा है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो पहले याद करो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया था, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया था कि हमारे पास यहाँ पे जो किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई ना, क्यू ई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ई है तो ये ई इंटू ई हो गया। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू हमारा एम ए भी हो जाएगा, ये 1 और 2 हो गया, ये 1 2 से ज़रा देखो क्या मिल जाएगा, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। इस चीज़ को पहले भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन एम हो जाएगा इंटू ई। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ई अपॉन एम, और ई को लिख सकते हैं वी बाई एल, ठीक है ना, ये हो गया V बाई एल। तो एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, किसके लिए, इस रिलेशन A के लिए हो गया A इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब इनमें क्या कहना है कि एक रिलेशन हम और निकाल चुके हैं, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, वो है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ वी डी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A क्या है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो ही गया। तो यहाँ से देख लो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखो ये इस रिलेशन तो निकाल चुके हो, अब आप याद करो हम यहाँ पे एक रिलेशन और भी निकाल लेते, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने काम और किया था, इस रिलेशन निकालने के बाद वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, वी डी हमने क्या रिलेशन एक और निकाला था, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 4 से, इस इक्वेशन 4 से क्या निकाल लो, वी डी निकालते हैं, इस इक्वेशन 4 की मदद से क्या निकालते हैं, वी डी, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू, देखो ये सारे टर्म इसके नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए, ठीक है, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, ये हमारा हो गया वी डी। और यहाँ पे क्या कर, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ हमारे पास सही है, ठीक है, ये हमारा हो गया ए टाउ। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है, ई अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल इंटू टाउ। तो दोनों का देख इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने का मतलब हो गया यहाँ आई अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम वी बाई एल इंटू टाउ। हमें क्या करना है, हमको ओम्स लॉ डिराइव करना है। तो पहले ये देखते हैं, उसमें क्या करना है, बताना ये है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है। तो देखो वोल्टेज ये है और ये करंट हमारा यहाँ है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालते हैं। तो देखो ये हो गया हमारे पास V अपॉन आई कर दो, V इसको I को इसके नीचे भेज दो, V अपॉन हमारा I हो गया, ठीक है। A इधर आएगा, बाकी टर्म हमारे कहाँ इधर आएंगे, ठीक है, V हमारा है, V अपॉन I रहेगा, तो हमारे पास जो टर्म इधर आएंगे वो क्या होगा, M अपॉन एन ई है, ये नीचे आएगा, तो ये हो गया एन ई स्क्वायर, यहाँ टाउ यहाँ लेंगे, ठीक है, और ये हो गया एल अपॉन ए, ठीक है। देखो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, V अपॉन आई इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये V अपॉन आई जरा चेक करते हैं क्या ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही कि नहीं आ रही है। तो m क्या हो गया, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, चार्ज हो गया, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर्स के फिजिकल कंडीशन को चेंज ना किया जाए, ठीक है, मतलब उसको गर्म ना किया जाए, ठीक है, स्ट्रेच ना किया जाए, तो गर्म नहीं करने से, ठीक है,
स्ट्रेच नहीं करने से लेंथ एरिया चेंज नहीं होगा, मास ये भी नहीं चेंज होगा, और यानी इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी फिजिकल कंडीशंस चेंज ना करें तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट होगी, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, कांस्टेंट होगी, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये टर्म हमारा, यही टर्म क्या हो गया, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ये हमारे को क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि वोल्टेज और जो करंट है V/I ये कैसा हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या है, R के बराबर है, और यही तो हमारा ओम्स लॉ है कि V/I क्या है, दिस इज द ओम्स लॉ। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना किया जाए तो ये हमारा क्या हो गया, ये R यानी V/I का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा।